थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं उर्दू और अंग्रेजी दोनों में बात करूंगा और वैसे द टॉपिक ऑफ माय टॉक इज अबाउट एनर्जी इन द 21st century and what we are going to do and how the energy paradigm is going to look in the 21st century. So briefly about myself, मेरा नाम फाज सिकंदर खान है। आई डिड माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम केस। उसके बाद फिर मैं कॉमसर्ट्स में आई वर्क फॉर 1.5 year बिफोर लीविंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। वहाँ पे मैंने थिन फिल्म फैब्रिकेशन और कैरेक्टराइजेशन पे काम किया। उसके बाद PhD आई डिड इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस्ड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, जहाँ पे आई वाज फोकसिंग बेसिकली ऑन कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। So during my graduate studies, I was received the FUTI Global Leadership Award. I stayed in Princeton for about 1 year as a non-degree student. और वापस आके पाकिस्तान actually I started a startup by the name of Crop Energy. और वो मई 2021 में it came in the top 5 startups in Pakistan working on agri-tech. I am currently also the instructor for the National Faculty Development Program of the Higher Education Commission. So just to briefly give an overview of what I did in my masters, में I was working on the thin film fabrication of anti-perovskite structures. Perovskite structures जो होती हैं वो आमतौर पे नेचुरली मिलते हैं और एंटी-पेरोव्स्काइट में सिर्फ फर्क ये होता है कि कैटायंस और एनायंस एक मॉलिक्यूल में रिप्लेस हो जाते हैं। ये भी आमतौर पे अवेलेबल होते हैं नेचुरली। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि विच कैन बी वेरी यूजफुल। सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मिसाल के तौर पे नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करा होगा। इसी तरह मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होती है, इसमें भी फिजिकल एट्रीब्यूट उस थिन फिल्म का चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल डालें, बीच में से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रही होगी और वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसी तरह मैग्नेटोकैलरिक इफेक्ट होता है, ये भी मैग्नेटिक, इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो बेसिकली एंटी-पेरोव्स्काइट जो थिन फिल्म्स हैं in the presence of magnetic field उसकी properties बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। So what I did during my masters was basically use pulse laser deposition. Pulse laser deposition is a very state of the art technique in which we can have a vacuum, we can create a vacuum of up to 10 to the power -9 torr और laser ablation होती है। तो basically we strike laser pulses जो कि 5 से 22 मिलीजूल पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक होती हैं और यहाँ पे एक टारगेट मटेरियल होता है जो कि एंटी-पेरोव्स्काइट होता है और उससे ये प्लूम या फ्यूम सा जनरेट होता है। अब एक चेंबर है, चेंबर के अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम के पे लेजर एब्लेशन हो रही है और वो थिन फिल्म सिंगल क्रिस्टल, यानी कि उसमें कोई फेजेस नहीं होते। इट इज नॉट पॉलीक्रिस्टलाइन, इट इज जस्ट वन सिंगल फेज ऑफ क्रिस्टल व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिन फिल्म जो कि आम तौर पे डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो दिस इज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई डिड इन माय मास्टर्स। ये जो XRD का इमेज आप देख रहे हैं, तो दिस वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड thin film of aluminium doped manganese nitride। ये एक स्ट्रक्चर है एंटी-पेरोव्स्काइट जिसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसका मतलब ये है कि डाइपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिडायरेक्शन हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वी कैन हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ बेस्ड ऑन दीस मैग्नेटो प्रॉपर्टीज। आफ्टर माय PhD, क्योंकि मैंने I had worked on thin film fabrication and fabrication of materials, so I wanted to work on the applications. Now we don't discuss it a lot, and perhaps Pakistan में सबसे important होना चाहिए because Pakistan is one of the countries, top 10 countries जो which are most insecure by what's happening in the environment. Greenhouse effect का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी पावर यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, उसकी गाड़ियां हैं वो का ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रही हैं as a result of combustion. 80% of that combustion is basically carbon dioxide. फिर sulfur dioxide होता है, nitrous oxide होता है, etc. There are a lot of oxides, but basically what it does is ये जो यहाँ पे ग्राफ है, ये over a period of the last 2000 years हमें बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी environment में कितना होता था, ये parts per billion के लिहाज से। और यहाँ पे CO2 आप देख रहे हैं कि जो ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है somewhere around 1857, after the industrial revolution what happens is that there is a significant peak, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट हमारी सारी जिंदगी पे है। There is an existential threat to our country and to the planet at large
कार्बन जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, दे स्टे इन आवर एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से ये सनलाइट जो है वो बाहर नहीं जा सकती। सनलाइट बाहर नहीं जा सकती तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज, और सन 2100 तक अगर ये एवरेज टेम्परेचर दुनिया का हमने 2 डिग्री तक मेंटेन ना किया तो ये दुनिया नहीं रहेगी। एंड डेवलपिंग कंट्रीज में खासकर देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहर खत्म हो जाएंगे, कराची खत्म हो जाएगा इफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर राइजेस अबव 2 डिग्रीज कंपेयर्ड टू द टेम्परेचर्स जो 1857 में थे प्री इंडस्ट्रियल दौर में। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो डूबना शुरू हो जाते हैं, एक्सेट्रा। मेरी डॉक्टरल रिसर्च वाज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। व्हाट एग्जैक्टली कैन वी डू टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग? देयर आर मेनी सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस। एक तो क्या ग्रीन हाउस का इफेक्ट है, वी ऑल नो कि उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं और एग्जिस्टेंशियल चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि यू कैन बेसिकली कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू हाइड्रोकार्बन। CO2 का मॉलिक्यूल लें और उसको कन्वर्ट कर दें हाइड्रोजन, जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होता है, मेथनॉल, एथेनॉल, मीथेन, इथाइलिन एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है उसको वी कन्वर्टेड बैक टू हाइड्रोकार्बन, वही हाइड्रोकार्बन हम अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करें, अपने पावर स्टेशंस में इस्तेमाल करें, तो ये नेट कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी बन जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम जनरेट कर रहे हैं उतना ही दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दूसरी बड़ी वजह ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम करने के लिए वी हैव टू यूज रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स ना हो। फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट कर रहे हैं, सन 2100 तक वो तकरीबन खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब ये होगा कि उसकी प्राइसेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो अफोर्डेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट इट? एक बड़ा मसला ये है कि ऑल द एनर्जी कंजम्पशन सेंटर जो है, जैसे जापान है, चाइना है, अमेरिका है, होल ऑफ यूरोप है, यहाँ पे जो सोलर आमतौर पे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल इस्तेमाल में है, जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो वहां पे सोलर रेडिएशन बड़ी कम है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स जो है दे कांट फुलफिल इट विद सोलर। जबकि सहारा में, ऑस्ट्रेलिया में, देयर आर मेनी पार्ट्स और इवन इन नॉर्थ अमेरिका जहां से सोलर रेडिएशन इज वेरी हाई। सो व्हाट वी कैन डू इज यूज दैट रिन्यूएबल एनर्जी। उस रिन्यूएबल एनर्जी से वी कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन हम कहीं से उठा के पार्ट ए से पार्ट बी पे लेके जा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास एनर्जी का एक स्टोरेज वेक्टर हो गया, एक स्टोरेज मैकेनिज्म है। आप रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, उस पावर से कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर दें और उस हाइड्रोकार्बन को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं। तो यानी कि आप एनर्जी तवानाई को यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी कि सहारा में, ये एक्चुअली जापान के साथ प्रोजेक्ट, आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में दे आर मेकिंग अ ह्यूज 50 बाय 50 स्क्वायर किलोमीटर का सोलर पार्क बनाने का प्लान है, और वो पूरा पार्क जो है जापान की तमाम एनर्जी नीड जो है वो पूरी करेगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी इधर है, सोलर पार्क ऑस्ट्रेलिया में है, और डिमांड पूरी होगी जापान की। तो यानी कि मोबिलिटी हो गई। उसके अलावा एनर्जी डेंसिटी जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पर यूनिट एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है। ये लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसमें पर लीटर के लिहाज से लेस देन 2 जूल्स होती है तकरीबन पर लीटर, लेकिन हाइड्रोकार्बन के केस में इट इज 10 टाइम्स 12 टाइम्स हायर, यानी कि उतना ही वॉल्यूम आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो the biggest consideration for a future, for a sustainable future is you have to move away from a carbon economy, जिसका मतलब है कि ये जो पेट्रोल है, इथेनॉल है, मेथनॉल है, ये हम इस्तेमाल करते जाएंगे, you have to move away from it। या तो कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी बनाए, या फिर कोई नया स्टोरेज पैराडाइम क्रिएट करें एनर्जी स्टोरेज का। दूसरा ये कि इट शुड बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अगर वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होगा तो ये दुनिया नहीं रहेगी। ये जो डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी स्टोरेज वेक्टर है, दिस व्हिच मींस कि मोबिलिटी हो जाए तवानाई की, आपको तारे ना लगानी पड़े जिसमें लॉसेस होते हैं। यू कैन मूव एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ मोबिलिटी ऑफ एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वो सस्टेनेबल हो, बिकॉज वी नीड पावर every second of every minute of every hour of every day। कोई ऐसा लम्हा
नहीं होता जब we don't need power. So we need it sustainably and we need it financially feasible. जो हम पैसे दे सके, हम अदा कर सके, तो उसका रेट ही बहुत ज्यादा होगा, तो we can never be able to afford it. So the doctoral research that I did was basically on carbon dioxide reduction. There are now two major avenues of how to convert carbon dioxide into a hydrocarbon. एक तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं. आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसका एक बैंड गैप होता है. लाइट, सूरज की रोशनी आती है, फोटोन हिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव करके ऊपर जाता है कंडक्शन बैंड में, अगर बैंड गैप कंपैटिबिलिटी. इसके बहुत सारे मसले होते हैं. एक तो सबसे बड़ा तो रिकॉम्बिनेशन लॉस होता है, क्योंकि जो ही फोटोन हिट करता है और इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है वो दोबारा मिल जाते हैं. दूसरा ये होता है कि सेमीकंडक्टर जनरली अनस्टेबल होते हैं एक्वस फॉर्म. तो अगर कोई भी चीज लिक्विड है, एक्वस है, तो इट इज यूजुअली अनस्टेबल, और इस वजह से सोलर फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है. तो देयर इज अनदर मेथड एज वेल व्हिच इज नोन एज द PV-EC टेंडेम मेथड. इसका मतलब ये होता है कि जो पावर जनरेशन सोर्स है, मिसाल के तौर पे रिन्यूएबल जो सोलर मैंने इस्तेमाल की, वो सेपरेट है, वहां से भी जनरेट पावर एंड वी यूज दैट पावर टू बेसिकली कन्वर्ट और रिड्यूस मींस नॉट इन द केमिकल सेंस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन होगा, यानी कि वो रिड्यूस होगा एंड इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो जो this basically sums up the history of electrochemical reduction of CO2 research ever since it started. It started somewhere actually in Japan. There was a very famous, there is still a very famous professor by the name of Hori. Hori sensei जो है वो basically he is considered the pioneer of this research. तो ये जितने भी आप टेबल देखते हैं periodic table के, इसमें सबसे यूजफुल कॉपर होता है, बिकॉज कॉपर मेटल अगर आप इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल करें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इट कैन बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ओवर पोटेंशियल कंडीशन होती है, पीएच होता है, देयर आर 3 4 5 फैक्टर्स. उन फैक्टर्स की बुनियाद पे इट कैन बेसिकली कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 29 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईथेन, मीथेन, इथाइलिन, फॉर्मिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी चीजें बना लेता है. बाकी मटेरियल्स आर नॉट दैट यूजफुल. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव only produces carbon monoxide. Tin, indium only produces formic acid regardless of the condition. So what I wanted to do was, the major challenges was कि metals जो हैं वो आमतौर पे they are very expensive. दूसरा ये है कि they usually suffer from a very low Faradic efficiency, यानी कि उनकी efficiency जो होती है of converting CO2 into a hydrocarbon is usually not that huge. सेलेक्टिविटी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, कॉपर जो है वो 29 किस्म के मटेरियल्स बना सकता है. मुझे फॉर्मिक एसिड चाहिए, या मुझे मीथेन चाहिए, या मुझे इथाइलिन चाहिए, तो आई नीड टू मेक श्योर कि फिर मुझे 100% सेलेक्टिविटी मिले, यानी कि उस दौरान कोई और मटेरियल ना जनरेट हो. तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये थे कि एक तो मैं आई नीड टू डेवलप अ सिस्टम जिसमें एक्चुअली सोलर सेल्स लगे हों, बीच में एक मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग हो जो मैक्सिमम पावर जनरेट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दे. उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोड मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर, और फिर वो कॉपर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और चीज में कन्वर्ट करे. नाउ ये बेसिकली प्रिंसिपल है ऑफ हाउ आई यूज्ड टू डू इट. ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है. कैथोड में बेसिकली आप वो बल्क मेटल डालते हैं, चाहे वो कॉपर हो, इंडियम हो, गोल्ड हो, एक्सेट्रा. ये मटेरियल होगा और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वुड गेट रिड्यूस्ड इनटू सम one or more than one material, जो कि फॉर्मिक एसिड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, ईथेन हो सकता है, एक्सेट्रा. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, चिपकेगा मेटल के ऊपर. ये एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पर्ज किया हुआ है. वी हैव सैचुरेटेड इट विद कार्बन डाइऑक्साइड. अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का एक पाइप डाल के उसमें आप पर्जिंग करते हैं. वो तकरीबन 33 मिलीमोलर पर लीटर होता है CO2 की एब्जॉर्प्शन इन वाटर. वो हम पर्च करके we apply over potential because we need some kind of a potential, some kind of a power जो कि इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट करे. एक सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में से जाएंगे और वो CO2 जो एब्जॉर्ब CO2 है उसको कन्वर्ट कर देंगे in one of these different forms.
So there are different conditions for it. इसमें ये पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आप क्या पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। इसमें करंट डेंसिटी मैटर करती है कि कितनी करंट डेंसिटी है, कितने मिली एम्पेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैटर करती है, ये टाइप ऑफ मटेरियल मैटर करता है, इवन कैथोड और कैथोड के दरमियान डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मैटर करता है। So there are different factors which come into play. So the first project I did was basically a collaboration between University of Tokyo and Princeton. I was at Princeton, I was doing these experiments. This is basically, this summarizes the schematic of what we should be doing. मतलब ये हुआ कि there is this coal power fired power plant, जो कोई भी power plant है, industrial plant है, cement का है, fertilizer का है, etc. And what we do is कि इससे carbon dioxide रिलीज हो रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसा पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल प्लांट है उसके पास वो एक बड़े बड़ी चिमनीज होती हैं जिसमें से ग्रीन हाउस हो रहा होता है, तो यू कैन बेसिकली कैप्चर दैट CO2, इट्स इन बल्क फॉर्म। इंडस्ट्रियल और पावर प्लांट से ग्रीन हाउस की जो एमिशन है दैट इज बेसिकली अराउंड 70%। 70% ऑफ ऑल द एमिशन टेकिंग प्लेस इज बिकॉज ऑफ पावर प्लांट्स एंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो ये आप एक जगह पे इसको ले लें, इस CO2 को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डालें, वो जो पिछला वाला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने मेटल मटेरियल डाले हुए हैं और इस मेटल को आप बेसिकली पावर सोर्स जो है वो रिन्यूएबल है सोलर। इस सोलर पावर सोर्स से आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पिछले यू सॉ इट इन द लास्ट स्लाइड, इट बेसिकली कन्वर्ट्स CO2 into some kind of hydrocarbon based on the factors I mentioned, मेटल कौन सा है, और टेंशन कितना है, pH क्या है, etc. तो मैंने ये किया कि I used concentrated photovoltaic. ये concentrated photovoltaics are just a type of photovoltaic, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 25% है, जबकि रियल जो आप सिलिकॉन बेस्ड पॉलीक्रिस्टलाइन और सिंगल क्रिस्टल जो आप आजकल देखते हैं GIK में भी मौजूद है इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फैकल्टी, वो इट ऑपरेट्स एट अबाउट 14-15%. However, this heterojunction, and this is another different topic, so I won't go into the detail, but it is very highly efficient. तो 25% कन्वर्जन है, यानी कि अगर 100 वाट की तवानाई सूरज हमें पर स्क्वायर मीटर भेज रहा है तो उसमें से 25% जो है यानी कि 25 वाट ये सोलर सेल आगे फराहम कर सकता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 25%. Maximum power point tracking is basically just to track the maximum power जो आगे फराहम की जा सकती है. Again, this is another topic about how we develop this. I designed this. ये perturbation observation का algorithm होता है, but basically what it does is कि maximum power जो है solar cell से electrochemical cell को पहुंचाई जाए. और electrochemical cell आप पहले देख ही चुके हैं. I used tin and silver, gold sorry. I used tin and gold, and tin basically produced formic acid out of carbon dioxide. और जो gold था उसने carbon monoxide पैदा किया. Carbon monoxide has a lot of industrial applications. When I did that, it was actually the highest efficiency achieved. ये यूरोपियन प्रिंसटन की एक कोलैबोरेशन थी अंडर नेचुरल सनलाइट. अब सिमुलेटेड सनलाइट का मतलब ये है कि यू वर्क इन अ लैब, उधर आपने कोई 2-3 बल्ब लगा दिए या कोई LED लगा दी और वो एक आर्टिफिशियल कंडीशन है. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंडीशंस आउटसाइड. बाहर जो है वो बादल भी आएंगे, हवा भी चलेगी, कोई बंदा आके आपके टकरा भी देगा. देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच हैपन आउटसाइड जो लैब में नहीं होते. तो लैब में जो हाईएस्ट एफिशिएंसी अचीव्ड एंड आई थिंक इट स्टिल इज द केस इज 4.3%, यानी कि सोलर की एफिशिएंसी 25%. उसके बाद मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जिसकी एफिशिएंसी तकरीबन 99% होती है. उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन एफिशिएंसी यानी कि कितना CO2 जब हम उसको पावर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ हाइड्रोकार्बन, वो 30-40% होती है. इन सारों को मल्टीप्लाई करें 0.25 into 0.99 into 0.4, तो वो अल्टीमेटली रफली वो 4.3% बनती है, जो कि अंडर नेचुरल सनलाइट एंड नेचुरल कंडीशंस आई थिंक इट्स स्टिल द हाईएस्ट. जो सिमुलेटेड लाइट यानी कि लैब कंडीशंस में है वो तकरीबन 13-14% पे हम पहुंच चुके हैं एज अ सिस्टम की एफिशिएंसी, यानी कि डिफरेंट उसमें यूनिट्स हैं, सोलर सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है, उन सारों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करें तो वो 4.3% बनती है अंडर नेचुरल कंडीशंस. और जब लैब में लोगों ने किया था, ये कैलटेक में हुआ था, तो दे अचीव्ड एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 13.5%. सो जब ये मैंने कर दिया
So I wanted to work from system. I shifted on to working on the electrode materials. क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि वही मेटल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. एक कॉपर ही है जो सब इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है. गोल्ड, सिल्वर आपको पता है उनके रेट हैं. It has no financial viability in a real world. So I first decided to shift from bulk to nano, यानी कि 10 to power -9 मीटर के नैनो पार्टिकल्स लेंगे और उसका देखेंगे कि जब सरफेस एरिया इतना इंक्रीज कर रहा है तो उससे कोई एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं. I used arc plasma deposition technique. It is a technique similar to fabrication technique होती है, जिसका मैंने pulse laser deposition का कहा. उसी तरह एक arc plasma deposition technique होती है. This was an industrial partner doing it. और fabricate करके ये जो efficiency है, Faradic efficiency, which is basically the efficiency of the electrochemical cell. आपने electrochemical cell को एक power दी है, कोई voltage potential दी है, उससे current generate हुआ है, जिसका मतलब है कि we are giving it some power. अब वो कितनी पावर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करती है, यानी कि अगर मैंने 100 वाट दिया है तो 71.3 वाट्स जो है वो फॉर्मिक एसिड की कन्वर्जन में हुआ है. बाकी लॉसेस हुए हैं. लॉसेस की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं उसकी तफसील में बाद में जाऊंगा. तीसरा स्टेज मेरा ये था कि नैनो पार्टिकल्स तो देख लिए मेटल के, बट देयर शुड नीड्स टू बी अ सस्टेनेबिलिटी एज वेल. मैंने शुरू में कहा कि वन ऑफ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज कि वो फाइनेंशियली फीजिबल हो. आज से 80 साल बाद, 100 साल बाद, आज मेरा ख्याल है सोने का रेट 1,22,000 रुपए फी तोला है, यानी कि फॉर 12 ग्राम्स इट कॉस्ट अबाउट 122,000 रुपीस. दिस मींस कि हम कभी भी कमर्शियल एप्लीकेशन इसकी नहीं बना सकते. इट वुड बी जस्ट टू एक्सपेंसिव. ये पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली बताता है कि ऑक्साइड और सल्फाइड जो हैं वो हमारे पास एबंडेंट हैं दुनिया में. तो अगर ऑक्साइड बेस्ड या सल्फाइड बेस्ड हम कोई मटेरियल डेवलप करें, डिजाइन करें, फैब्रिकेट करें, उसको टेस्ट करें, तो एटलीस्ट वी वुड नो कि वी हैव अवेलेबिलिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि दुनिया ऑक्साइड और सल्फाइड्स पे चल सकती है, मेटल्स पर नहीं चल सकती. सो आई वर्कड इन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी. मैं रूस में रहा कुछ अर्सा. उनके साथ मैंने कैल्कुजनाइट ग्लासेस कहते हैं, ये बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट टाइम कैल्कुजनाइट ग्लास वाज यूज्ड for electrochemical reduction of CO2. किसी ने कभी टेस्ट नहीं किया था कि ये जो कैल्कुजनाइट ग्लास है ये इस्तेमाल भी हो सकती है कि नहीं. बहुत इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, लेकिन टू सम इट अप, यस इट इज एक्टिव फॉर CO2 रिडक्शन. यानी कि अगर ये आप इलेक्ट्रोड मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करें तो यस इट डज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फॉर्मिक एसिड, बट द एफिशिएंसी वाज वेरी लोअर, वेरी लो. इट वाज वेरी अनस्टेबल. हाउएवर इट वाज चीप टू प्रोड्यूस and it is active, यानी कि it is active for carbon dioxide reduction, वो convert कर सकता है. तो जब सल्फाइड्स जो थे वो they were difficult to control या थोड़े से unstable थे aqueous material, तो what do we do? Oxides are considered usually in literature. मैंने पेपर पढ़े और मैंने ये देखा कि oxides basically are more stable structures than sulfides. तो मैं सल्फाइड से ऑक्साइड पे शिफ्ट हो गया. मुझे ये पता था कि कॉपर जो है वो इट इज द मोस्ट यूजफुल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन. सो व्हाट इफ वी यूज कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कुप्रस ऑक्साइड. इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी किस्म एग्जाम होती हैं. जो मैंने इस्तेमाल की वो Cu2O है, कुप्रस ऑक्साइड है. उसके मैंने माइक्रोन साइज पार्टिकल्स बनाए, स्पिन कोटिंग की, एक सबस्ट्रेट लिया कार्बन पेपर का, उसके ऊपर मैंने पानी फेंका और उसको फेंकना शुरू कर दिया. तो वो उस पे डिपॉजिट हो गया माइक्रोन लेवल के कुप्रस ऑक्साइड. उससे एक चीज फायदा हुई, वो ये थी कि हमारी सेलेक्टिविटी जो कि कार्बन इंटेंसिव है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें सिर्फ एक कार्बन का एटम होता है इन वन मॉलिक्यूल. जितने ज्यादा कार्बन ज्यादा होंगे एक मॉलिक्यूल में, इसका मतलब है कि उसका एनर्जी स्टोरेज पोटेंशियल उतना ज्यादा है. तो कार्बन इंटेंसिव end products are always better than single carbon. So basically what cuprous oxide was able to do was कि उसने selectivity तो दिखाई towards ethylene, but the Faradic efficiency was very low. But nevertheless it was active and we were able to generate कुछ ना कुछ out of it. This basically summed up what I did in my PhD. लेकिन what do I want to do in future is very important.
I personally feel अभी ये पिछले महीने मेरा ख्याल है it was about 2 months ago when Imran Khan announced कि हमारी गवर्नमेंट जो है by 2030 our energy mix is going to be 30% renewable यानी और नॉन हाइडल यानी कि सोलर विंड और उसमें खासकर सोलर 30% होगा एनर्जी मिक्स का यानी कि ये जिस वक्त बिजली हमें पहुंच रही है वो कोल और गैस से नहीं बनेगी उसका 30% जो है वो बेसिकली सोलर और विंड से होगा और उसमें भी सोलर सबसे ज्यादा है। अब सोलर का सबसे बड़ा मसला क्या है? वी कांट यूज इट एट नाइट, देयर इज नो सन एट नाइट, तो रात को तो हमें फिर भी चाहिए बिजली। व्हाट डू वी डू अबाउट इट? जब 30% मिक्स हो ऑफ रिन्यूएबल तो ये बहुत बड़ा सस्टेनेबिलिटी का इशू है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? उसके बारे में हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, वो ये है कि जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर रहा था पानी के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ना डालूं, पानी रहने दूं। जब पानी में से बिजली और करंट गुजरेगी तो व्हाट डू वी प्रोड्यूस? ये आज से 150 पौने 200 साल पहले ही पता चल गया था कि when you pass current through water so it basically splits into hydrogen and oxygen, the constituent elements. हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली इट्स जस्ट एज यूजफुल एज एनी अदर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन हमारी एलएनजी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रोजन हमारे घरों में किचन में इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की वजह से वी कैन यूज इट टू पावर। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन पंप इन करें और वो बिजली प्रोड्यूस करता है। तो हमारी सारी इकोनॉमी शिफ्ट होने की जरूरत है टुवर्ड्स हाइड्रोजन इकोनॉमी। इसका फायदा क्या होगा? पानी इज एबंडेंटली अवेलेबल। दूसरा, सूरज हमारे पास बहुत है। तीसरा, वो नॉन टॉक्सिक है, कोई चीज एमिट नहीं कर रहे सिवाय वाटर वेपर्स के। इट्स सनलाइट, इट्स वाटर, दैट्स इट। कोई कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो उतनी ही यूजफुल है जितनी कोई भी अदर हाइड्रोकार्बन है, उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडिया? दिन के वक्त हम सूरज से इस सारे को पावर करें जिस वक्त हमें सूरज नजर आ रहा है। रात के वक्त जो एक्सेस पावर होती है, मैं अभी उस पे क्या आता हूं, एक्सेस पावर को हम बेसिकली, ये एक्सेस पावर है ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट वी सी इज कि हमारी डिमांड कम होती है। ये जो रेड लाइन है, दिस रेड लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिमांड, द पावर, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। हम करते क्या है, हम यहां पे काट देते हैं। ये जो एक्सेस पावर होती है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते दिन के वक्त, क्योंकि हम क्या करें, हमारी डिमांड ही नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि वो जाया हो जाती है। जाया होने की जगह व्हाट वी कैन डू इज, ये जो एक्स्ट्रा दिन के वक्त दोपहर 12 बजे के वक्त इतनी ज्यादा सूरज की रोशनी होती है, वी कैन बेसिकली स्प्लिट दैट इनटू यूज दैट टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बेसिकली एक एनर्जी वेक्टर है, आप उसको बिजली के तौर पे इस्तेमाल करें, गैस के तौर पे इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, हमारी दुनिया पूरी उस पे चल सकती है। तो ये हमने स्टोर कर ली। अब रात के वक्त क्या करें, या जिस वक्त बादल है उस वक्त क्या करें, या जिस वक्त बारिश है उस वक्त क्या करें? तो ये जो हमने स्टोर की है इसको हम बेसिकली फ्यूल सेल के तौर पे फ्यूल सेल को फीड करेंगे। फ्यूल सेल बेसिकली पावर जनरेशन का एक टूल है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाटर को स्प्लिट कर रहा था इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूल सेल उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करता है, वो हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और दोनों को मिला देता है। Since it's an exothermic reaction, so it basically generates power. So we can basically use this fuel cell to power our needs when there is night or rainy season या कोई भी और issue है। So basically वो 100% solar powered electricity supply होगी, जिसमें electrical grid की आपको जरूरत ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है, यानी कि एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली है। सूरज और पानी हमारे पास वाफिर तादाद में है, तो वी डोंट नीड मच। अब ये जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। हाउ मच टाइम डू वी हैव? पता? तो बेसिकली जस्ट टू सम इट अप, दिन के वक्त हम पावर करें घरों को, रात के वक्त वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली यूज दिस हाइड्रोजन टू पावर आवर हाउसेस। वेरी क्विकली मैं ये बता दूं कि लॉन्ग टर्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ यू आर वर्किंग ऑन बैटरीज। ये जो लिथियम आयन बैटरी है, एट दिस पॉइंट अगर पावर कैपेसिटी 30 किलोवाट पर आवर से ज्यादा की हो तो हाइड्रोजन जो है वो चीप पड़ता है हमें एज कंपेयर टू लिथियम आयन। ये लिथियम आयन ब्लू है, हाइड्रोजन जो है वो रेड है। इसकी कॉस्ट यहाँ पे है पर सिस्टम। वो सिस्टम अगर 30 किलोवाट से बड़ा हो तो हाइड्रोजन इज चीपर
and the batteries are more expensive. यानी कि लॉन्ग टर्म पे मैच स्केल पे शहरों को, कस्बों को, मुल्कों को चलाना हो तो बैटरी जो है, और खासकर लिथियम आयन बैटरी आजकल बड़ी मशहूर है, इट्स मच मोर एक्सपेंसिव। छोटी पैमाने पे ठीक है, बड़े पैमाने पे जब ये सिस्टम जो है वो 100 किलोवाट आवर पे पहुंचेंगे, मेगावाट तक पहुंचेंगे, तो बेसिकली हाइड्रोजन स्टोरेज इज द ओनली फाइनेंशियली फीजिबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि ये जो पर किलोग्राम यानी कि हाइड्रोजन पर किलोग्राम जो है वो तकरीबन इट ट्रांसलेट्स इनटू समवेयर बिटवीन 30 to 40 किलोवाट आवर। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 30 से 40 किलोवाट आवर पावर प्रोड्यूस करती है। अगर वो $2 से $4 के दरमियान आ जाए तो हमारी पूरी दुनिया उस पर चल सकती है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है उन मेटल्स की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वेरी क्विकली एक मैं और डॉक्टर मजहर अली वो पीछे एफसीएस वाले हम काम कर रहे हैं व्हाट वी कैन डू विद बिग डेटा मशीन लर्निंग इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। जब ग्रिड का 30% रिन्यूएबल होगा, जिसमें सोलर होगा, स्टोरेज मैकेनिज्म होगा, फ्यूल सेल होगा, बैटरी होगी, जो मर्जी हो, जब ग्रिड का इतना बड़ा हिस्सा होगा तो यानी कि अगर बादल आ जाए तो पूरी मुल्क की ग्रिड पे उसका इंपैक्ट होगा, पूरी मुल्क की ग्रिड पे। अब हम क्या कर सकते हैं? One of the projects we are just starting is कि हम ये ग्रिड को, ये जो ट्रांसमिशन ग्रिड है, इसको मैप करें सिमुलेट करें और फिर इसमें vulnerabilities देखें, what kind of vulnerabilities we can have and how we can optimize them, how stable are those grids। जब ग्रिड का 30% हिस्सा सूरज की छांव और हवा के पैटर्न पे डिपेंडेंट होगा, तो अगर हवा किसी वजह से रुक जाए या बारिश हो जाए तो पूरी मुल्क की ग्रिड पे इंपैक्ट होगा। ये हम सिमुलेट में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। So basically this sums it up. I hope to work on fabrication of electrode materials जो हाइड्रोजन डेवलपमेंट या हाइड्रोजन इकोनॉमी की कॉस्ट को कम करें। वो जो मेटल्स हैं या वो जो मटेरियल्स हैं जो वाटर स्प्लिटिंग करते हैं उसको हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करें। दूसरा सिमुलेशन ऑफ ग्रिड, यानी कि जब इतने बड़े पैमाने पे we are going to have renewable storage mechanism within the grid जो हवा के पैटर्न पे या सूरज की छांव पे डिपेंडेंट है, बादल आ गए तो पूरे ग्रिड को इंपैक्ट हो सकता है, तो we need to study that। And the third is basically तबेला या किसी भी ग्रिड ऑपरेटर या लेस्को से हम डेटा लेके we are going to predict कि क्या स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। मशीन लर्निंग के थ्रू, डेटा साइंस के थ्रू, हम डेटा साइंस के थ्रू माइनिंग करेंगे उस डेटा के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ग्रिड ऑपरेटर्स के पास, वोल्टेज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, पावर जनरेशन होती है, डिमांड सप्लाई एक्सेट्रा, फ्रीक्वेंसी, फेजेस, जितने मर्जी पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर के डेटा को लेकर कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करें। ये एहसन शाह साहब हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के, जिनके स्टूडेंट्स बेसिकली इस पे काम कर रहे हैं। दे विल एक्सट्रैक्ट दैट डेटा फ्रॉम ग्रिड ऑपरेटर्स एंड देन वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि आगे जाके क्या होगा। So if anybody of you is interested, do talk to me. Thank you very much. Right. Thank you, Dr. Fahad, for the enlightening talk and for your time. I think it was very good to hear your ideas, especially the solid research plan that you have for the future, inshallah. I already see a good group forming here. Professor Hassan is in renewable energy generation. Professor Zahir has good work in storage, and you are looking at the overall or integrated system. So I'm hopeful that we can have, let's say, more research output in this field, inshallah, which has impact on, let's say, local economy as well. I think we will open the floor for some questions. Please, anybody, you can raise your hand and Can you go to the slide number 10?